डेमलर, मर्सिडीज, बेंज। यह तो स्पष्ट है कि इन शब्दों का संबंध कारों से है, लेकिन इनका असल मतलब क्या है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आज जितनी बड़ी अरबों डॉलर की कंपनियां हैं, वे कैसे बनी? इसका पता लगाने के लिए हमें समय में पीछे 19वीं सदी तक जाना होगा। उस समय ऑटोमोबाइल निर्माण के अग्रणी थे गॉटलिब डेमलर और कार्ल बेंज। हालांकि ये दोनों जर्मन व्यक्ति कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, लेकिन विडंबना यह है कि दोनों ने ही एक ही साल में दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल्स विकसित की। हालांकि डेमलर बेंज का अस्तित्व कई दशकों बाद ही आया, और यह एक ऐसा विलय था जिसे न तो गॉटलिब और न ही कार्ल ने मनाया। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना ऑटोमोबाइल निर्माता आज जैसा है वैसा कैसे बना? तो फिर देखते रहिए। थोड़ा सा स्पॉइलर, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कंपनी की जबरदस्त सफलता में जबरन मजदूरी करने वाले और कंसंट्रेशन कैंप के कैदियों का दुर्भाग्यवश कुछ हाथ था। जब हम डेमलर बेंज की बात करते हैं तो दो नामों का जिक्र जरूरी है, गॉटलिब डेमलर और कार्ल बेंज। काले और सफेद फोटोग्राफों में ये दोनों सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति आत्मा के भाई जैसे लगते हैं, लेकिन असलियत में वे कभी एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए। फिर भी विडंबना यह है कि दोनों को एक बात ने एकजुट किया। उन्होंने 1886 में व्यक्तिगत ऑटोमोटिव गतिशीलता का युग शुरू किया। एक ओर मैनहाइम में बना पेटेंट बेंज मोटर कार था और दूसरी ओर स्टुटगार्ट से डेमलर की मोटर युक्त गाड़ी थी। यह और भी आश्चर्यजनक बन जाता है कि वे कभी एक दूसरे से नहीं मिले, क्योंकि वही आविष्कार जिसने उन्हें इतिहास में जगह दिलाई आसानी से उन्हें एक साथ ला सकता था, क्योंकि स्टुटगार्ट और मैनहाइम में उनके घरों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम थी। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। और जहां बेंज ने अपनी 3 पहियों वाली मोटर कार के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया, वहीं डेमलर ने गर्व से दुनिया की पहली 4 पहियों वाली मोटर कार तैयार की। दोनों ही विकास क्रांतिकारी थे, लेकिन जहां उनके आविष्कार प्रभावशाली थे, वहीं उन्हें व्यावसायिक सफलता मिलने में कई साल लग गए। 20वीं सदी के शुरुआती साल नई तकनीकी प्रगति से भरे हुए थे और 1900 में एमिल जेलिनेक ने डेमलर मोटरन गेसेलशाफ्ट से एक नई तरह की कार विकसित करने के लिए कहा। वाहन को हल्का, सुंदर और तेज होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में कहें तो नवोन्मेषी। जेलिनेक एक बड़ा नाम था। उस समय वह डेमलर ऑटोमोबाइल्स के सबसे बड़े डीलर थे और उनके समाज के उच्च वर्गों में संपर्क थे। डीएमजी जानता था कि वे उन्हें निराश नहीं कर सकते, इसलिए विल्हेम मायबाख को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। चूंकि जेलिनेक चाहते थे कि कार तेज और हल्की हो, मायबाख ने उनके लिए एक रेसिंग कार डिजाइन करने का फैसला किया। जेलिनेक की आदत थी कि वे ऑटोमोबाइल रेसों में मर्सिडीज उपनाम से भाग लेते थे, जो उनकी बेटी का नाम भी था। तो जब डीएमजी ने उन्हें अपनी पहली नवोन्मेषी गाड़ी सौंपी, तो जेलिनेक ने उसका नाम मर्सिडीज 35 PS रखा। यह पहली बार था जब किसी वाहन पर मर्सिडीज नाम का इस्तेमाल किया गया। जेलिनेक ने मर्सिडीज 35 PS का इस्तेमाल रेसिंग के लिए किया और यह जबरदस्त सफल रही। इस वाहन ने पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग में नए मानक स्थापित किए और 1902 में डीएमजी ने मर्सिडीज नाम को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया। मर्सिडीज ब्रांड का जन्म हुआ। अब जब हमने ये सारे अलग अलग नाम समझ लिए हैं, तो चलिए अगले हिस्से पर बढ़ते हैं। डेमलर बेंज। डेमलर बेंज की स्थापना 1926 में दुनिया के 2 सबसे पुराने मोटर वाहन निर्माताओं डेमलर मोटोरेन गेसेलशाफ्ट और बेंज एंड सी के विलय से हुई थी। यह एक ऐसा आयोजन था जिसे न तो बेंज ने और न ही डेमलर ने मनाया, लेकिन इसका कारण शायद वह नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। देखिए, 1926 तक कार्ल बेंज पहले ही 80 के दशक में थे और वे परिचालन व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो चुके थे। और गॉटलिब डेमलर, वे तो पहले ही 1900 में 65 वर्ष की आयु में निधन हो चुके थे। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों का मिलकर विलय का जश्न मनाना सचमुच असंभव था। हालांकि यह देखते हुए कि बैंकों ने दोनों कंपनियों पर विलय के लिए दबाव डाला था, क्योंकि दुनिया की स्थिति बहुत खराब थी, यह कहना सुरक्षित है कि दोनों नवप्रवर्तक किसी भी स्थिति में बहुत खुश नहीं होते। हालांकि इस विलय ने शायद दक्षिण जर्मनी क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी सफलता की कहानी की नींव रखी, यह निश्चित रूप से कोई प्रेम संबंध नहीं था।
यह 1920 के दशक के बीच का समय था, जब महंगाई बहुत अधिक थी और कई संकट थे। और प्रथम विश्व युद्ध का अंत जर्मन ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आया। 1914 से 1919 के वर्षों में सभी का ध्यान युद्ध पर केंद्रित था और व्यावसायिक उत्पादों पर शायद ही कोई विकास कार्य किया गया था। आर्थिक रूप से जर्मन मुद्रा का पतन और इसके महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों का नुकसान नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। इसके अलावा घरेलू बाजार में नए विदेशी उत्पादकों का आगमन भी हुआ और आप देख सकते हैं कि जर्मन ऑटोमोटिव उद्योग में एक गंभीर संरचनात्मक संकट कैसे उत्पन्न हो रहा था। यह स्थिति और भी गंभीर थी क्योंकि इन विदेशी उत्पादकों में से कुछ, जैसे कि फोर्ड मोटर कंपनी को वर्साई की शांति संधि द्वारा उनके प्रयासों में और भी सहायता मिली थी, जिससे डेमलर बेंज ईजी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। फिर दूसरा विश्व युद्ध आया। गर्मी 1941 तक द्वितीय विश्व युद्ध को 2 साल हो चुके थे और डेमलर बेंज के प्रबंधन बोर्ड को अब युद्ध के शीघ्र अंत या नागरिक वाहनों के उत्पादन में वापसी की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। यात्री कारों की मांग लगातार घटती रही और 1942 के अंत तक यह लगभग पूरी तरह से ठप हो गई थी। इसके बजाय अब सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र ट्रक उत्पादन था और डेमलर बेंज पूरी तरह से सैन्य घटकों के निर्माण और असेंबली पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। चूंकि कई कर्मचारी मोर्चे पर लड़ रहे थे, इसीलिए बढ़े हुए शस्त्रीकरण उत्पादन को संभालने के लिए नए कर्मचारियों की आवश्यकता थी। शुरुआत में कंपनी ने मांग को पूरा करने के लिए महिलाओं की भर्ती की, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था और इस तरह उन्होंने जबरन मजदूरों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जहां पश्चिमी यूरोप से आए जबरन मजदूरों को गेस्ट हाउस, निजी आवास या स्कूलों में रखा जाता था, वहीं पूर्वी यूरोप के मजदूरों और युद्ध बंदियों को खराब जेल जैसी परिस्थितियों वाले बैरक शिविरों में रखा जाता था। ये युद्ध बंदी ज्यादातर अपहृत नागरिक और एकाग्रता शिविरों से लाए गए बंदी थे। उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में एसएस द्वारा निगरानी में रखा जाता था और उन्हें पैसों के बदले कंपनियों को किराए पर भी दिया जाता था। 1944 में डेमलर बेंज के 23,810 कर्मचारियों में से लगभग आधे नागरिक जबरन मजदूर, युद्ध बंदी या एकाग्रता शिविर के बंदी थे। लेकिन जितना अन्यायपूर्ण यह था, कंपनी वास्तव में इन दिनों में खूब फली फूली और उन्होंने तृतीय राइख के अंतिम दिनों तक एकाग्रता शिविर के गुलाम मजदूरों का इस्तेमाल जारी रखा। लेकिन इसके बाद के साल उतने लाभकारी नहीं रहे। 1935 था और युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया था। जबकि पूरी दुनिया में लोग जश्न मना रहे थे, हर कोई खुश नहीं था और युद्ध से हुए नुकसान का आकलन डेमलर बेंज के लिए खास तौर पर निराशाजनक था। पोट्सडैम समझौते के तहत जर्मनी की सभी विदेशी संपत्तियां जब्त कर ली गईं और उन्हें हर्जाने के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया। डेमलर बेंज ने अपनी सभी विदेशी सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और शाखाएं, साथ ही सोवियत नियंत्रित क्षेत्रों में मौजूद सभी संपत्तियां खो दी। इस वजह से पहले से मौजूद अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क अब नष्ट हो चुका था और पूरी तरह से पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। शुरुआत में उनकी एक फैक्ट्री मुख्य रूप से अमेरिकी सैन्य वाहनों की मरम्मत केंद्र के रूप में काम करती थी और डेमलर बेंज के शीर्ष प्रबंधन का डीनाजीकरण भी बुनियादी बदलावों का कारण बना। उदाहरण के लिए ऑटो होप, जिन्हें अपनी यहूदी पत्नी के कारण पहले प्रबंधन बोर्ड छोड़ना पड़ा था, अब फिर से नियुक्त किए गए। व्यापक प्रयासों के बाद कंपनी को 1946 में अमेरिकी कब्जा प्राधिकरणों से नया उत्पादन परमिट मिला और वित्तीय स्थिति की अव्यवस्था के बावजूद 1948 के उनके बैलेंस शीट में पहले ही लाभ दिखने लगा था। क्या वे अपनी ताकत फिर से हासिल कर पाएंगे? (1939 से 1960 की अवधि के दौरान डेमलर बेंज ने वह स्थिति फिर से हासिल कर ली जो उसने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्राप्त की थी। जर्मन ऑटोमोटिव उद्योग एक बार फिर तेजी से विस्तार कर रहा था और 1954 तक ही डेमलर बेंज ने अपने मौजूदा बिक्री रिकॉर्ड को तोड़ते हुए टर्नओवर के मामले में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया था। यह उच्च बिक्री आंकड़ा जर्मन आर्थिक चमत्कार का प्रतीक बन गया और वाणिज्यिक वाहनों के बढ़ते विकास ने समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर को दर्शाया।
1950 के दशक भर में डेमलर बेंज लगभग डीजल इंजनों के निर्माता के रूप में एकाधिकार रखता था और मर्सिडीज बेंज कारों की मांग कंपनी की उत्पादन क्षमताओं से भी अधिक थी। इसलिए आवश्यक क्षमता विस्तार सुनिश्चित करने के लिए उसने ऑटो यूनियन का अधिग्रहण कर लिया। ऑटो यूनियन की स्थापना 1932 में हुई थी और यह 4 जर्मन ऑटोमोबाइल निर्माताओं हॉर्च, डीकेडब्ल्यू, वॉन्डरर और ऑडी का एकीकरण था। इन 4 कंपनियों की संयुक्त ताकत ने ऑटो यूनियन को अपनी स्थापना के समय जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बना दिया था। लेकिन अब 2 दशक से भी अधिक समय बाद शहर में एक नया नेता आ गया था और जबकि अगले दशक में ऑटोमोबाइल उद्योग को बिक्री में तीव्र उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, डेमलर बेंज ने अपनी उत्कृष्ट स्थिति बनाए रखने में सफलता पाई। यूरोप में वह न केवल समझदार ग्राहकों के लिए कारों के उत्पादन में अग्रणी था, बल्कि ट्रकों और बसों के निर्माण में भी आगे था और यह स्थिति आज भी बनी हुई है। बिक्री और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ कंपनी ने युद्ध समाप्त होने के बाद से जारी स्थिर विकास की प्रवृत्ति को जारी रखा और वास्तव में 1973 के तेल संकट के कारण भी इसमें कोई बाधा नहीं आई, जबकि वह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए असाधारण रूप से कठिन रहा था। डेमलर बेंज इन सब से अप्रभावित नजर आया और इसके बजाय उसने अगले दशकों में अपने व्यवसाय की नींव को लगातार विस्तार देने में सफलता पाई। 1998 तक डेमलर बेंज का गठबंधन 72 वर्षों तक कायम रहा था, लेकिन अब बदलाव का समय आ गया था। आगे बढ़ती वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने क्राइसलर कॉरपोरेशन के साथ अपने विलय की घोषणा की, जिससे डेमलर क्राइसलर का गठन हुआ। यह जर्मन अमेरिकी साझेदारी स्वर्ग में बनी जोड़ी जैसी थी और इसका उद्देश्य शामिल कंपनियों की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुरक्षित करना था। हालांकि एक दशक बाद एक आम बैठक में डेमलर क्राइसलर का नाम बदलकर डेमलर करने की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 5000 एकत्रित शेयरधारकों में से 99% ने इसके पक्ष में मतदान किया। इस नाम परिवर्तन के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत यह था कि कंपनी ब्रांड डेमलर और समूह के विभिन्न उत्पाद ब्रांडों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। इसलिए कंपनी का नाम बदलने के साथ साथ उसकी उत्पादन इकाइयों और बिक्री संगठनों का नाम भी बदला गया। अंततः लगभग 2 साल बाद डेमलर ने क्राइसलर में अपनी शुरुआती 19.9% हिस्सेदारी भी छोड़ दी थी। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि एक वैश्विक आर्थिक संकट आने वाला है। अमेरिका में रियल एस्टेट संकट के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में मंदी छा गई और वैश्विक आर्थिक संकट ने ऑटोमोबाइल उद्योग को भी गहराई से प्रभावित किया। बाजार की लगातार बिगड़ती स्थिति के कारण भारी नुकसान हुए, लेकिन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद डेमलर की मजबूत वित्तीय स्थिति ने उसे अनुसंधान और विकास में बड़ी राशि निवेश करना जारी रखने में सक्षम बनाया और आज भी कंपनी की स्थापना के 1 सदी से भी अधिक समय बाद उसने इस अग्रणी भावना को बनाए रखा है। वित्तीय और आर्थिक संकट के बाद डेमलर ने 2010 में शानदार वापसी करने में सफलता पाई। उसके उत्पादों की जबरदस्त मांग थी और ऑर्डर बुक पूरी तरह भरी हुई थी। कई डेमलर संयंत्र अपनी क्षमता की सीमा तक काम कर रहे थे और कंपनी के सभी व्यापार क्षेत्रों में 2 अंकों की वृद्धि दर थी। इसके अलावा उन्होंने रणनीतिक साझेदारों के साथ भी आगे बढ़ना जारी रखा। उदाहरण के लिए 2010 में डेमलर और रेनॉल्ट निसान ने एक व्यापक रणनीतिक सहयोग पर सहमति जताई, लेकिन एक छोटी सी समस्या भी थी। इतने सारे अलग अलग उत्पादों के साथ सब कुछ एक ही कंपनी के नाम के तहत चलाना और भी कठिन होता गया। कई वर्षों से डेमलर बेंज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कारें बेचने के साथ साथ वाणिज्यिक वैन, बसें, यूनिमॉग और भारी ट्रक भी बेचने की दोहरी भूमिका निभा रहा है। और चूंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक और बस निर्माता है, निवेशक लंबे समय से इसके भारी वाहन संचालन को अलग करने के लिए दबाव डाल रहे थे ताकि पूंजी को मुक्त किया जा सके और छिपी हुई मूल्य का लाभ उठाया जा सके। फरवरी 2021 में आखिरकार उनकी बात मान ली गई। उसी महीने डेमलर के सीईओ ओला कैलिनियस ने डेमलर को 2 हिस्सों में बांटने की अपनी योजना का खुलासा किया, जिसमें इसका नाम बदलकर मर्सिडीज बेंज और डेमलर ट्रक रखा जाएगा।
उन्होंने इस कदम को कंपनी का गहरा पुनर्गठन बताया और इसके पीछे के कारणों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, मर्सिडीज बेंज दुनिया का सबसे मूल्यवान लग्जरी कार ब्रांड है जो समझदार ग्राहकों को सबसे आकर्षक कारें पेश करता है। डेमलर ट्रक्स ग्राहकों को उद्योग में अग्रणी परिवहन समाधान और सेवाएं प्रदान करता है। दोनों कंपनियां ऐसे उद्योगों में काम करती हैं जो बड़े तकनीकी और संरचनात्मक बदलावों का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ को देखते हुए हमें विश्वास है कि हम स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में सबसे प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे, जिनके पास मजबूत शुद्ध तरलता होगी और जो एक समूह संरचना की बाधाओं से मुक्त होंगी। कुछ तो कहता है कि वे सही हो सकते हैं। ये थी डेमलर की कहानी। ये सब 1886 में शुरू हुआ जब नवोन्मेषी उद्यमियों ने ऑटोमोबाइल उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कंपनियों का 4 दशक बाद विलय हुआ और आज भी मर्सिडीज बेंज डेमलर समूह का मुख्य लग्जरी ऑटोमोटिव डिवीजन है। इसकी अनुमानित ब्रांड वैल्यू लगभग 50 अरब डॉलर है और डेमलर की वार्षिक आय इससे 3 गुना से भी अधिक है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। क्या आपने पहले ही डेमलर के इतिहास और उसमें शामिल कई अलग अलग लोगों और कंपनियों के बारे में सुना है? और क्या कोई महत्वपूर्ण प्रमुख खिलाड़ी या घटनाएं हैं जिन्हें आप वीडियो में देखना चाहते थे? इसे कमेंट्स में साझा करें और हमारे चैनल पर और भी प्रेरणादायक बिजनेस वीडियो देखने के लिए न भूलें।